मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राज्य मेडिक्लेम एम पॉलिसी योजना के बारे में। कोविड-19 डिलीवरी यानी प्रसव के जो ये लाभ हैं, ये योजना किस प्रकार से कवर करती है, साथ ही कौन कौन से दस्तावेज से इसका पुनर्भरण का दावा किया जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस समूह मेडिकल बीमा योजना की, जिसके अंदर हम जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधारण बीमा निधि की समूह मेडिकल बीमा योजना के तहत राज्य मेडिकल पॉलिसी संचालित की जा रही है। और ये जो योजना है ये 1/1/2004 इसके बाद नियुक्त जो राज्य सरकार के कार्मिक हैं, निगम व बोर्ड के कार्मिक हैं, उनके लिए संचालित की जा रही है। तो इसका मतलब हुआ सीधा सा कि एनपीएस वाले जो हैं कार्मिक, उनके लिए योजना मुख्य रूप से चलाई जा रही है, क्योंकि 1/1/2004 के बाद के जो नियुक्त कार्मिक हैं वो एनपीएस वाले कार्मिक ही हैं। तो इस प्रकार से एनपीएस वाले जो कार्मिक हैं उनके लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से इस योजना का दावा करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, प्रोबेशनरी ट्रेनीज भी इसमें शामिल है। मतलब इसके अंदर यदि किसी ने ज्वाइन किया है तो तुरंत इसका लाभ ले सकता है। इसके अंदर प्रोबेशनर जो ट्रेनीज हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। अब इसमें इस योजना के लिए जो है बीमा धन जो है कितने तक का हम लाभ ले सकते हैं, तो राज्य मेडिकल पॉलिसी के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख रुपये तक, इसमें 30,000 लिखा हुआ सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसमें आप जो है वो 3 लाख रुपये तक का जो बीमा धन का लाभ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वित्तीय वर्ष के अंदर अपन 3 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो इस पर करवा सकते हैं, उसका पुनर्भरण का लाभ अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि प्रीमियम जो है, जिस योजना के लिए जो प्रीमियम जमा होगा वो प्रीमियम कौन देगा। तो इसके अंदर राज्य सरकार के जो कार्मिक हैं उनके लिए प्रीमियम की जो राशि होगी वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही निगम और बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है प्रीमियम संबंधित जो संस्थान है वो वहन करेगा। जैसे कोई नगर पालिका है तो उसकी नगर पालिका उसका वहन करेगी, कोई बिजली बोर्ड है या कोई अन्य बोर्ड है तो वो जो बोर्ड है, वो जो संस्थान है वो उसका जो है प्रीमियम वहन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें लाभ जो है कौन कौन ले सकता है, कर्मचारी के साथ साथ कौन कौन जो है परिवार के सदस्य जो इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर पहला कर्मचारी जो भी जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उसके बाद में उसकी पत्नी या जो पति है, दोनों में से जैसे कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी इस लाभ प्राप्त कर सकती है, और महिला है तो उसका पति जो इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही 21 वर्ष की जो 2 संतानें हैं वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। उसके अलावा यदि आप माता पिता को सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसकी जो मासिक आय है, दोनों की संयुक्त मासिक आय जो है वो 2,000 से कम होनी चाहिए। तो 2,000 से कम है तो आप इसके अंदर आप जो है अपने माता पिता को भी शामिल कर सकते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए एक अलग से ऑप्शन और प्राप्त होता है कि महिला जो कर्मचारी हैं उनको एक विकल्प प्राप्त होता है कि माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को परिवार में शामिल कर सकते हैं। मतलब माता पिता या तो महिला कर्मचारी की माता पिता या फिर सास ससुर, दोनों में से एक को जो है वो परिवार में शामिल कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है एक महत्वपूर्ण चीज़, इसका जो है लाभ किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए जो आपको मेडिकल जो कार्ड है वो बनाना होगा। तो मेडिक्लेम जो कार्ड है वो किस प्रकार से बनाते हैं, उनके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है। तो मेडिक्लेम कार्ड बनवाने के लिए आपको सीधा जो है जिला कार्यालय जो है बीमा ऑफिस का, SIPF कार्यालय, वहाँ पे जाना होगा। और जो पॉलिसी कार्ड है, मेडिकल पॉलिसी कार्ड जो है वो खाली जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, वो लीजिए। और साथ ही प्रपत्र 3 या तो वहाँ से दे देंगे या फिर आप SIPF की साइट से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो डॉक्यूमेंट है इनको आपको फिल करना है और DDO से जो है आपको प्रमाणित करवाना है। तो इन दोनों को जो है आप SIPF जो ऑफिस है या जिला कार्यालय बीमा ऑफिस है वहाँ पे आप इसको सबमिट कर दें। फिर यदि आप माता पिता को सम्मिलित करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक शपथ पत्र जो है इसके साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि मेरे माता पिता की मासिक आय जो है वो 2,000 से कम है। तो इस प्रकार से ये तीनों डॉक्यूमेंट आप जो है SIPF जो ऑफिस है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल क्लेम जो है कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। और हम इलाज जो है किस प्रकार से इस मेडिकल जो कार्ड है इसका उपयोग करके कहाँ कहाँ हम जो इसका इलाज करा सकते हैं। तो इसमें आएगा कि अनुमोदित जो अस्पताल है, जिसमें अपन 3 प्रकार की कैटेगरी में शामिल जो अस्पताल है उनको इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आता है राज्य के सभी राजकीय जो चिकित्सालय हैं उसमें अपन इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा राज्य के जो बाहर के अनुमोदित चिकित्सालय हैं जैसे एम्स हुआ और अन्य जो है आप देख लेना, इसके अंदर जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। राज्य सरकार के अनुमोदित निजी चिकित्सालय, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो चिकित्सालय हैं वहाँ से अपन इलाज करवा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि अब कौन कौन सी जो अस्पताल है उनकी सूची आप यदि देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जो फाइनेंस ऑफिस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी साइट पे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही दूसरी साइट आपके पास अवेलेबल होगी SIPF वाली, तो यहाँ पे आप दोनों में से कहीं भी जाकर आप इस सूची का जो अनुमोदित अस्पताल हैं उनकी सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे जो अस्पताल हैं उनकी सूची आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे अपन इस पॉलिसी का मुख्य रूप से किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं अपन इसमें प्राप्त कर सकते हैं, तो उनका जिक्र यहाँ पे अपन करेंगे। सबसे पहले आता है इंडोर सुविधा। इंडोर सुविधा का मतलब क्या होता है कि अपन एडमिट हुए तो उस कंडीशन में इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिसी का लाभ राजकीय व अनुमोदित चिकित्सालय निजी चिकित्सालय में इंडोर सुविधा का जो लाभ है वो प्राप्त करके
ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि 24 घंटे व इससे अधिक जो अवधि है उसमें इलाज अपन कराएं तो इंडोर सुविधा का अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे से यदि कम हम इंडोर सुविधा प्राप्त करते हैं तो उसमें इस पॉलिसी का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कम से कम 24 घंटे या इससे अधिक की अवधि होना आवश्यक है। इस प्रकार से पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है डे केयर सुविधा। डे केयर सुविधा का मतलब होता है कि पहली कंडीशन में हमने देख लिया कि 24 घंटे या इससे अधिक होना अनिवार्य है। साथ ही डे केयर सुविधा के अंदर ये अपने को लाभ प्राप्त हो जाता है कि बहुत सारी जो थेरेपीज हैं या बहुत सारी जो जांच वगैरह है, जो बहुत सारी सर्जरी है, तो उनका जो है वो 24 घंटे के लिए आवश्यक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 24 घंटे से पहले ये थेरेपीज हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ बीमारियों में 24 घंटे भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल जो डे केयर के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सी जो है बीमारियाँ शामिल है, तो डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, आंखों की सर्जरी, दुर्घटना की स्थिति में दांत की सर्जरी और किडनी स्टोन निकालना। इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो है डे केयर सुविधा के तहत अपन 24 घंटे से कम समय में भी यदि भर्ती हैं तो उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दांतों की जो सर्जरी है ये दुर्घटना के केस में ही अपन इसका लाभ इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं। यदि कोई ऐसे ही सौंदर्यीकरण के लिए ही अपना दांत का सर्जरी करना चाहता है तो वो नहीं करवाई जा सकता। तो इस प्रकार से डे केयर सुविधा जो है अपने को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है पुनर्भरण की जो दर है वो किस प्रकार से लागू होगी। पुनर्भरण की दर का मतलब है कि जैसे हमने कोई इलाज करवाया और उसका जो पैसा है वो अपने को किस प्रकार से कितनी दर के हिसाब से मिलेगा। तो राज्य सरकार में इलाज करवाने पर CGS जयपुर की जो शहर की जो दर है उसके हिसाब से अपने को पैसा जो है वो रिफंड होगा। और राज्य सरकार के बाद यदि अपन करवाते हैं तो वो संबंधित जो शहर होगा उसकी जो CGS दरें हैं वो लागू होगी। तो इस प्रकार से अपन पुनर्भरण प्राप्त कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो चीज़ इस जो पॉलिसी है इसके अंदर हम कोविड-19 का जो कवरेज है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो है कोविड-19 को इमरजेंसी जो है क्लोज में रखा गया है, अर्थात यदि आप गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 का उपचार करवाते हैं तो पुनर्भरण प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इसको अपन इमरजेंसी के अंदर जो है शामिल कर लिए हैं। इमरजेंसी में शामिल करने से ये हुआ कि यदि आप इन जो अनुमोदित अस्पताल हैं उनके अलावा किसी निजी अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे वो अनुमोदित नहीं है तो वहाँ पे भी आप इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, कार्ड दिखाना होगा। कार्ड दिखाकर आप एडमिट हो जाइए, उसके बाद में जो है सारा जो कवरेज है वो आप इस पॉलिसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोविड-19 को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उसके बाद आता है प्रसव कवरेज। प्रसव कवरेज का मतलब हो गया यदि महिला जो कर्मचारी है या फिर राज्य कर्मचारी की पत्नी को प्रसूति लाभ प्राप्त करना है तो इसके तहत जो है अपन कितनी जो है राशि जो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर है प्रथम जीवित 2 बच्चों तक ये प्रसूति लाभ जो है प्राप्त किया जा सकता है और इसमें भी वही 24 घंटे से अधिक का जो समय अवधि है उसमें भर्ती होना अनिवार्य है। मतलब इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि 24 घंटे या इससे अधिक अवधि का यदि इलाज प्राप्त कर रहे हैं डे केयर सुविधा के अलावा तो फिर आप इसका जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें अपन कौन कौन सी जो प्रसव प्रकार हैं उसमें अपन कितने कितने तक का खर्च जो है इसमें वहन पुनर्भरण जो है कर सकते हैं। यदि सामान्य प्रसव हुआ है तो उसके अंदर 10,000 रुपये तक का अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिजेरियन जो प्रसव है, सिजेरियन जो जिससे डिलीवरी की जाती है तो उसमें 20,000 रुपये तक का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जटिल प्रसव हुआ है यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर 50,000 तक का आप इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रसव के बाद में प्रथम 3 दिवस तक जो है नवजात शिशु पर जो होने वाला खर्चा है वो प्रसव व्यय में ही शामिल होगा, मतलब इसके अंदर ही शामिल होगा। तो इस प्रकार से 3 दिवस तक जो है वो शिशु को अलग इकाई नहीं मानी जाती। 3 दिवस के बाद में जो है नवजात को पृथक इकाई माना जाता है। तो इस प्रकार से जो 3 दिवस के बाद में जो है नवजात जो है उसको अलग से एक इकाई मान ली जाएगी, उसका अलग से पुनर्भरण किया जाएगा। CGS पैकेज की दरों में प्रसव लाभ प्राप्त है। तो इस प्रकार से CGS की जो दरें हैं जयपुर शहर में आप लोगे तो जयपुर शहर की जो दरें हैं उसके हिसाब से पुनर्भरण का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद करते हैं बात कैशलेस की। कैशलेस सुविधा है नगद विहीन चिकित्सा सुविधा अपने को किस कंडीशन में प्राप्त हो सकती है। तो बीमित जो कार्मिक है उसके इलाज के अनुमोदित अस्पताल निजी अस्पताल में यदि भुगतान नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये है कि सीधा सा कैशलेस सुविधा के अंतर्गत जो है अपन निजी अस्पताल में जाते हैं अनुमोदित में तो वहाँ पे अपन कार्ड दिखा के यदि अपन कैशलेस सुविधा लेना चाहते हैं तो उसमें अपने को भुगतान जो है अपने को नहीं देना पड़ेगा। सारी जो है अपने को नकद विहीन यानी कैशलेस प्राप्त होगा। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस में अपने को प्राप्त हो सकता है, तो 7 जो गंभीर बीमारियाँ उन पर ही ये केवल लागू होता है। यदि अपन कोई नॉर्मल बीमारी के लिए जाते हैं तो उसमें कैशलेस सुविधा प्राप्त नहीं होती है। अब इसमें पहली कौन कौन सी बीमारी 7 बीमारियां देखेंगे तो कोरोनरी आर्टरी सर्जरी जो है इसके तहत आप कैशलेस सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर के इलाज में आप ले सकते हैं। रीनियल फेल्योर डेथ इज फेल्योर ऑफ बोथ किडनीज, यदि दोनों किडनी फेल हो जाती है तो कंडीशन में आप ले सकते हैं। स्ट्रोक्स में ले सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप प्राप्त कर सकते हैं। मेनिनजाइटिस में आप प्राप्त कर सकते हैं। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लेशन करते हैं अपन उसमें जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, लंग या बोन मेरो इसका जो ट्रांसप्लेशन करते हैं तो उसमें आप इसका नगद विहीन जो सुविधा है कैशलेस सुविधा इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए करना होता क्या है, सीधा सिंपली कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए भर्ती होने के 24 घंटे की अवधि में हॉस्पिटल द्वारा
टीपीए को जो है आपको सूचित करना होगा। अब टीपीए क्या है उसकी बात करेंगे, तो आपको टीपीए को जो है वो सूचित करना होगा और साथ ही जो है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म जो है टीपीए को प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से आप टीपीए को यदि सूचित करके जो है इस नगद विहीन सुविधा या कैशलेस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब टीपीए क्या है, तो जो टीपीए है ये है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो है इस योजना के तहत जो पुनर्भरण का जो पैसा जो है ये कंपनी देती है। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो टीपीए है वो है एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्रकार से आप इस टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके सारी योजना जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते पे आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है, इसकी जो ईमेल आईडी है और आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैशलेस सुविधा के लिए इन टीपीएस से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए बात करते हैं कि अस्पताल वास वो बोर्डिंग सुविधा, इसमें जो है आपको बोर्डिंग सुविधा भी उपलब्ध है। मतलब आप यदि अस्पताल के अंदर जो है वहाँ पे यदि रूम लेते हैं तो वहाँ पे जो सारा जो खर्चा है वो भी इसके अंदर कवरेज होगा। अब इसके अंदर ये वेतन के हिसाब से श्रेणी के अनुसार जो है वेतन श्रृंखला के अनुसार आपको मिलता है। जैसे 64,000 से अधिक हो तो उसके अंदर डिलक्स का आपको राजकीय अस्पताल में पात्रता होगी और निजी वार्ड आपको मिल सकता है। उसके अलावा 36,000 और 64,000 से 36,000 से अधिक हो और 64,000 से कम हो तो कॉटेज सुविधा आपको प्राप्त होगी। इसके तहत प्रति दिवस जो है 2,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे और 36,000 से कम है तो सामान्य वार्ड प्राप्त होगा और 1,000 रुपये का प्रति दिवस आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद जो है अपन क्या गैर अनुमोदित जो अनुमोदित अस्पताल उससे इलाज करा सकते हैं, मतलब जो इससे एफिलेटेड नहीं है, जो इससे अनुमोदित नहीं है, उन अस्पताल में अपन इलाज करा सकते हैं। तो बिल्कुल करा सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस है वहाँ पे अपन इलाज करा सकते हैं। गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो केवल आपातकालीन स्थिति में ही, केवल आपको आपातकालीन स्थिति में गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने का पुनर्भरण प्राप्त हो सकता है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है आपातकालीन परिस्थिति में आएंगे, जैसे डिलीवरी, स्वाइन फ्लू, डेंगू और कोविड-19। तो आप कोविड-19 के जो इलाज है वो अनुमोदित अस्पताल में कराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी अस्पताल के अंदर जो है कोविड-19 का इलाज करवाकर इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप डिलीवरी प्रसव जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आप कोई से भी अस्पताल में आप करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी इनके अलावा जो है कौन कौन सी बीमारियां जो है आपातकाल के अंदर शामिल की गई है। तो उसके लिए आप जो वेबसाइट है विभाग की उस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अब आती बात कार्ड की अनिवार्यता, क्या कार्ड होना आवश्यक है। तो कार्ड की अनिवार्यता के हिसाब से अपन देखें तो निजी अनुमोदित अस्पताल में भर्ती करते समय कार्ड की प्रति मेडिकल पॉलिसी धारक होने की सूचना अवश्य रूप से दें। मतलब यदि आप इलाज करा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये बताना होगा कि मैं राज्य सरकार का कर्मचारी हूँ और आपका मेडिकल कार्ड हो तो उसकी प्रति दें, या फिर नहीं है तो फिर भी आप उसको सूचना जरूर दें। और मेडिकल कार्ड अभाव में अनुमोदित अस्पताल में उपचार करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी सूचना है। इसके अभाव में बहुत सारे जो हैं उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेडिकल जो कार्ड है उसके अभाव में भी आप अनुमोदित अस्पताल में उपचार करवाया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उनको केवल सूचना देनी होती है कि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और हम इस प्रकार से लाभ आगे जो है वो लेना चाहेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी जो 2 प्रकार की सुविधा है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन सुविधा, इसके अंदर क्या होता है कि भर्ती अवधि से 30 दिवस पूर्व तक का इलाज इसमें पुनर्भरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपन भर्ती होते हैं तो उससे 30 दिवस के पूर्व का जो इलाज है वो भी इसके अंदर पुनर्भरण के अंदर आएगा। उसके अलावा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सुविधा के अंदर डिस्चार्ज के बाद 45 दिनों के जो इलाज का जो खर्च है वो पुनर्भरण का लाभ इसमें प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम देखें कि पुनर्भरण का जो दावा है वो किस प्रकार से और कब करें। तो इसके अंदर जो है डिस्चार्ज होने के 90 दिवस में इलाज के जो सभी मूल दस्तावेज हैं उसके साथ प्रपत्र जो है दावा प्रपत्र वो SSO ID से आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 90 दिवस के अंदर, मतलब सीधा सा देखें तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है डिस्चार्ज होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है मूल दस्तावेज के साथ दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये जो प्रपत्र है वो कहाँ कहाँ अपन प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप जिला बीमा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। और SSO ID के माध्यम से कैसे ऑनलाइन करें उसकी जो संपूर्ण जानकारी है हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब इसके बाद आता है कि हार्ड कॉपी अपन कहाँ जमा कराएं। तो हार्ड कॉपी जो है कार्मिकों को हार्ड कॉपी जिला बीमा कार्यालय SIPF ऑफिस में जो है आपको सबमिट करवाना है। और यहाँ पे जो कौन कौन से दस्तावेज हैं वो सारी चीज़ें हमने जो पिछली वीडियो है उसमें अपन बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। बोर्ड और निगम के जो कार्मिक हैं उनके लिए मेडिकल दावा जो है उसका पुनर्भरण के जो सभी दस्तावेज है वो दावा प्रपत्र हार्ड कॉपी TPA हेल्प जो लाइन हेल्प डेस्क है साधारण बीमा निधि ज्योतिनगर वित्त भवन जयपुर को जमा करवाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि TPA की जो हेल्प डेस्क है साधारण बीमा निधि ज्योतिनगर वित्त विभाग जो है वहाँ पर आपको सबमिट करवाना है। तो इस प्रकार से बोर्ड और निगम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण ये है। अब इसके अंदर जो है किस किस कंडीशंस में जो है आपको जो है इस पॉलिसी का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता, तो उसमें यह है
कि पहला आएगा निदान व जांच की निरंतरता में 24 घंटे का उपचार नहीं होना। मतलब यदि आपने 24 घंटे से कम टाइम का यदि उपचार लिया है तो उस कंडीशन में आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। आउटडोर इलाज में मतलब आपने आउटडोर सुविधा प्राप्त की है, केवल आउटडोर सुविधा प्राप्त करने पर ये इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज होने पर, यदि आप आपातकाल की स्थिति में गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज करवाते हैं तो आप इस पॉलिसी का लाभ जरूर ले सकते हैं, परंतु आपने सामान्य परिस्थितियों में ही गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज करवाया है, उस कंडीशन में आपको इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने पर भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। नशीले एवं जहर के जो सेवन करने से यदि आप इलाज करवाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। आँख के चश्मे, कान में लगने वाले उपकरण लगवाने पर भी आपका इसका प्राप्त नहीं हो सकता। सौंदर्यीकरण बढ़ाने, दांत की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवाने में इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। दांत की सर्जरी में केवल एक्सीडेंट के केस में आपकी दांत की सर्जरी का पुनर्बन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन, टॉनिक आदि जो है इसमें भी आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जन्मजात विकृतियों और बीमारियों में भी इसका लाभ प्राप्त हम नहीं कर सकते। परमाणु युद्ध से उत्पन्न जो बीमारियां हैं उसमें भी आप इस लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होने पर भी, जैसे कोई है जिसको हॉस्पिटल में भर्ती होने का जो है आवश्यकता नहीं थी और उसने ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती रहकर उसका इलाज करवाया है, तो उस कंडीशन में भी पुनर्बन का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है ये वीडियो जो है हमने पूरी कंप्लीट की। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की लेंथ होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई, इस वजह से दस्तावेज़ की जो है सारी जानकारी जो है वीडियो में हमने अलग से बता दी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, हमारा मोटिवेशन बना रहे। इस वीडियो को अपने सहकर्मियों और जो ज़रूरतमंद मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर करें, उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस योजना की संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।